30 लाख रुपए आपने रिजेक्ट कर दिया एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन योर लाइफ, उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, जॉब वाले पे आ गए आप, बोला ना। तो बेसिकली मेरा सीए हुआ था 2016 में, तो सीए अच्छे मार्क्स से हुआ था। आई थिंक आई मिस्ड 50th रैंक बाय 1 मार्क, ऐसा कुछ था। ओके। हाँ, और जब ऐसा कुछ होता है तो इंटरव्यूज में आई वॉज वेरी गुड विद कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मेरे इंटरव्यूज क्रैक होते जा रहे थे बैक टू बैक। और फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मेरा एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्रैक हो गया था विदाउट टेकिंग द कंपनीज नेम, और वहाँ पे ऑफर हो चुका था 30 लाख का एनम का। उसमें 24-25 तो फिक्स था, बाकी बोनस था, और बोनस में लोएस्ट बोनस था 6 लाख का, जो मैं बता रहा हूँ कि 30 लाख हो रहा था, तो प्रोबेबली शायद ज़्यादा भी हो सकता था। तो मैंने ज्वाइनिंग भी कर ली थी, सब कुछ बात हो गया था, सब कुछ फाइनल हो चुका था। बट somehow आई रियलाइज कि यार कुछ और करते हैं यार, मतलब ये तो मैं अगर 2 साल बाद भी आऊँगा तो मुझे ऑफर मिल रहा है, 2 साल बाद भी मैं जॉब करूँगा तो मैं कहीं पे भी कुछ लूज़ नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि यार घर पे एक बिजनेस भी है, पापा बिजनेस करते हैं, मेरे को हमेशा स्टॉक मार्केट में, फाइनेंस में इंटरेस्ट था, एंड मुझे लगा कि शायद उस समय मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो जब मैं कोटा गया था ना, मैंने जॉब एक बार रिजेक्ट किया, कोटा गया, मेरा जाते मैंने हाई तौबा मचाई थी। मतलब जब आपको लगता है ना कि आपके स्टेक में है कुछ, आप एक महीने की इनकम छोड़ के आ रहे हो और वापस से कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप हाई तौबा करते हो। तो उसमें मैंने शायद 6 महीने में 21 ऑफिसेज डाल दिए, ये भी कर लो, इधर भी काम कर लो, मैं भाग रहा हूँ। वो गिल्ट था। गिल्ट था, और मैं सक्सेस नहीं हो रहा था टू बी ट्रू, क्योंकि आई थिंक 5-6 महीने तक मैंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया था कि जिसकी वजह से रेवेन्यू में कुछ एडिशन हो। तो माइंड में प्रेशर होता था, अच्छा 5-6 महीना गया, मतलब 15 लाख रुपए की बत्ती बन गई। और दोस्तों से बात कर रहे थे तो वो अच्छा कर रहे थे, किसी को इमीडिएटली हाइक मिल रहा था क्योंकि उसने बहुत अच्छा कर लिया, तो वो एक फोमो बहुत बड़ी चीज़ थी। उस समय लगने भी लगा था कि यार ये डिसीजन गलत हो गया, बट वो कहते हैं ना कि थोड़ा समय लगता है, बट अच्छी चीज़ों को वक्त लगता है। भगवान भी टेस्ट करता है कि आपको डिजर्विंग भी हो या नहीं हो, या आप कुछ दे भी सकते नहीं दे सकते। फिर मौका आया मेरा। मौका क्या था, खैर बहुत लोगों के लिए बहुत गलत सिचुएशन हो गई थी। कोटा की एक कंपनी थी आईएल इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड करके, वो शट डाउन हो गई थी, गवर्नमेंट थी, और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को पिछले 25-30 सालों से कुछ नहीं मिल रहा था। मतलब 25,000 रुपये, 20,000 रुपये महीना कुछ मिलता था, और कुछ सब कुछ उनका होल्ड पे चल रहा था। फाइनली क्योंकि खत्म हो रही थी कंपनी और बंद हो रही थी, तो उनको पुराना पैसा मिल रहा था, उनको बोनस मिल रहा था, उनको बोनस तो क्या, ग्रेचुटी मिला मिलू के रफली 1,000 करोड़ रुपए कोटा में नए आने वाले थे। वाह, तो हर एक को तो कम से कम 50 लाख रुपए मिले होंगे। ज़्यादा मतलब 50 लाख तो इवन लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पर्सन भी जो कुछ कर रहा था उनको भी 50 लाख मिल रहे थे। मतलब इवन जो ड्राइवर भी थे, हाँ, तो उनको एक साथ पैसा मिल रहा था। एक बार एक बंदा चलते हुए मेरे ऑफिस में आए थे, उन्होंने बिल्कुल पुरानी सी बेल बॉटम सी पहन रखी थी, बीच वाली क्रीज वाली गंदी सी टी शर्ट पहन के आए हुए थे। एकदम गंदी टी शर्ट में, ऐसे कोई पर्सन नहीं फील कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि वो किस स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में देखा था। एकदम पुरानी सी टी शर्ट और बाटा की चप्पल पहन के आए हुए थे, और वो कहते कि यार मेरे को सिर्फ एक मदद चाहिए कि मेरे पास 50 लाख रुपए भी मेरे को मिले, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में, मेरे को उसमें से 5 लाख रुपए दिलवा दो, जिससे लिया था वो रिवर्ट नहीं कर रहा। ठीक है भाई, देखते क्या। उसका ऐसी पॉलिसी में था कि वो 5 लाख पैसा निकाल ही नहीं सकता था। कुछ क्यों? कुछ लॉक इन था उसमें। मतलब कुछ एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में लॉक इन हो चुका था उनका सारा का सारा पैसा, और सारा का सारा पैसा एक स्कीम में लग चुका था। लाइक ये क्या है? मतलब मैं शॉक था, और शायद मैं पहली बार, मतलब मुंबई से कोटा आने के बाद मैं अपसेट था, रात भर सो नहीं पाया था कि यार ये कैसा, यार ये क्या किया आदमी ने, यार मतलब उसकी लाइफ खराब कर दी, उसको वाइफ की जान बचानी है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो रियलाइज हुआ कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। तो हमने फाइनेंशियल लिटरेसी सेशंस करना स्टार्ट किए। आईएल में भी जो कंपनी थी उनके लिए भी बहुत सारे सेशंस फ्री ऑर्गेनाइज करे अपनी तरफ से, किया चले बेसिक्स फाइनेंस बताते हैं। और वो सारे सेशंस वो थे जो ऑफिशियल कंप्लायंस डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव पीपीटीज होती थी, ताकि वो कहीं कंप्लायंस में मैं नहीं फंसूं कि कुछ गलत बोल रहा हूँ। और मोस्टली वो इवन हम रजिस्टर करवा के करवाते थे एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट पे। वहाँ पे रजिस्टर होती थी कि ये एक आईएपी हो रही है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन नाम दिया। जब वो स्प्रेड हुआ धीरे धीरे, फिर जो वहाँ के लोग थे उनको शायद किसी को अच्छा लगा, किसी को समझ आया, और फिर वो धीरे धीरे ग्रो होने स्टार्ट हुआ। फिर इट वाज लाइक कि हाँ चलो बिजनेस भी आने लग गया। मोटिव अच्छा था, मोटिव मेरे को कभी लगा नहीं था वहाँ से पैसा आएगा या मैं बनाऊंगा, बट जब आया तो बुरा नहीं लगता। तो लेट्स बी ट्रू इनफ। फिर लगा कि हाँ यार अब जॉब वॉब नहीं देखनी, हो गया बहुत। आउटस्टैंडिंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करें। और अगेन जो मैंने आपसे कहा था कि जब एक प्योरिटी से आप कुछ करते हैं, लोगों की एक्चुअली मदद करने के लिए करते हैं, तो कोई तो देख लेता है, कोई एनर्जीज तो आती हैं और दुआएं आती हैं, और दैट हेल्प्स यू। एंड दिस इज व्हाट हैपन। तो व्हेन आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो पहले से, और आपने ये भी कहा कि आपका ऑफिस, तो वो ऑफिस आपके, ये आपकी फैमिली बिजनेस है? पापा का ऑफिस था। मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, फिर पापा ने कंटिन्यू किया था। क्या था बिजनेस? हम लोग सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर्स थे। हम लोग राजस्थान के वन ऑफ दी फर्स्ट स्टॉक ब्रोकर्स में से एक थे, और कोटा के तो फर्स्ट ही थे।
फिर उसके बाद पापा भी आए, पापा स्टॉक ब्रोकिंग करे, फिर हर्षद मेहता का समय आ गया था, उसमें बहुत मज़ा आया उनको भी सबको। मेरे दादाजी की भी बहुत स्टोरीज है कि बल्कि मन्नू मानक का एक स्टॉक होता था 1987 में, सिल्टेप नाम का। उस एक स्टॉक पे दादाजी कहते हैं कि मैंने इस एक स्टॉक की तेजी में, बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि मन्नू मानक सिर्फ मंदड़िया था, मंदी करता था, बट वो तेजी भी करता था प्रोवाइडेड प्रमोटर और सब लोग उसके साथ में हो। हाँ। तो वो मन्नू मानक का एक स्टॉक था सिल्टेप, उसके प्रॉफिट से इन्होंने अपनी बेटी की शादी करी थी दादाजी ने। तो दादाजी तो कहते हैं कि यार मन्नू मानक को लोग गाली देते हैं, पर मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे तो बच्चे की शादी हो गई यार उसके एक प्रॉफिट से। तो फिर वो चल रहा था, बट फिर जो हर्षद मेहता का क्रैश आया था, फिर आईटी क्रैश आया था ना, उसके बाद एक बार हम थोड़ा सा बिजनेस भी स्विच हो गया था हमारा। हमने कुछ सालों के लिए पापा ने स्टॉक मार्केट या स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस के साथ साथ स्टोन्स की कंपनी भी चलाई थी। स्टोन्स की? कोटा स्टोन। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, आप बहुत सारे, जैसे अभी मुंबई एयरपोर्ट में आप देखते हो कोटा स्टोन लगा हुआ है, बहुत जगह लगा हुआ है, तो वो स्टोन्स पे काम करने लगे थे। हाँ, वो मखाना भी स्टोन होता है, वो वहाँ वो दूसरा है, वो मकराना में होता है, वो थोड़ा दूसरा है। तो ये 3-4 साल, हाँ वो 3-4-5 खाते हैं 3-4-5 साल वो किया था, फिर वापस से स्टॉक मार्केट में एंट्री हो गई थी 2000 में, सन 2000 के आसपास, 2001 के आसपास। तो मतलब आप बहुत छोटे से, जो अनंत बेबी अनंत बहुत अपने दादाजी के साथ बैठते थे। और एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आपके बारे में मैंने सुनी है कि आपके दादाजी कहते थे कि जब भी कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो जो क्लाइंट्स थे वो कहते कि बच्चे से हाथ, वो बताइए। हाँ, अरे आपको पता ही ना भैया, बस उसी चक्कर में मैं पंचिंग करता था ऑर्डर की 2007-8 में। क्या उम्र थी उस समय मैं 8th क्लास में था, क्योंकि 2008 में मैं 8th में था, ये मेरे को एग्जैक्टली याद है। उस समय पंचिंग मारता था तो 50 लाख, 1 करोड़, 2-2 करोड़ के ऑर्डर मारता था। तो मेरा हाथ में डर नहीं था ऑर्डर मारने से पहले, वो होता ना कि यार डर लगता है, और वो मेरे ऑर्डर नहीं थे, किसी और के थे, पैसे भी मेरे नहीं लगते थे तो मैं मार देता था। और वो आदत बैठ जाती है क्योंकि उसी एज से आप 50 और उस टाइम 50 लाख 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। दिन का हमारे वॉल्यूम्स हो जाते थे 1-1.5 करोड़ के आसपास, तो बहुत ऑर्डर्स पड़ते थे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वाह, आपने किया? नहीं ऑब्वियसली नहीं नहीं, वो आदत जो होती है बचपन की, नहीं, वो अमेजिंग है। लेकिन आपने हर्षद मेहता का नाम लिया, ऑलराइट। उनके बारे में तो बहुत बहुत कहानियां हैं, कोई उन्हें विलन मानता है, कोई उन्हें हीरो मानता है। आप उनके बारे में कुछ बताइए, उनकी कहानियां बताइए थोड़ी सी। भैया मैंने जो दादाजी से सुना है और बातें सुनी है, देखिए जो मीडिया में वो सबको पता है, पर जो वहाँ पे थे उन समय के लोगों से जब बात करते हैं तो कुछ अलग कंसेप्शन निकल के आता है। बेसिकली हर्षद मेहता का सबसे बड़ा इशू ये हो गया था कि वो बहुत सारी कंपनीज में कंट्रोलिंग स्टेक लेने लग गया था। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में 50% से ऊपर ले लेते तो आपका कंट्रोलिंग स्टेक आ चुका है। अगर किसी कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक आ चुका है तो जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है उसमें। तो सबसे पहला इंसिडेंस एक सीमेंट की, आज भी बड़ी कंपनी है सीमेंट की, आज भी इंडिया की टॉप 5 कंपनी में से एक थी। उसको सबसे पहले रियलाइज हुआ कि यार ये तो हर्षद मेहता पूरा हमारी कंपनी ले जाएगा। तो कंपनीज को उससे दिक्कत होनी स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले हमें लगता है कि पॉलिटिकल दिक्कत थी, पॉलिटिकल दिक्कत तो बाद में स्टार्ट हुई थी। पॉलिटिकल दिक्कत से पहले कंपनीज को दिक्कत होने लगी थी कि यार अगर ये कंट्रोलिंग स्टेक जा रहा है तो ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इनके अगेंस्ट हुआ था। फिर पॉलिटिकल उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट्स दे दिए थे अपने एडवाइजर्स के सलाह पे। तो जब वो 1-2 पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गए थे, देखो आप इंडिया में रह के या किसी भी देश में रह के वहाँ के सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। स्पेसिफिकली अगर वो सिस्टम पे टॉप मैनेजमेंट के लोग जिनके पास पावर है एक्चुअल, उनसे आप भिड़ नहीं सकते हो, और उनके अगेंस्ट में तो आप कभी भी नहीं जा सकते। और आदमी को सबसे अच्छा क्या होता है? उसकी इमेज। अगर आप उसकी इमेज को हर्ट करोगे, उसके गुरूर को हर्ट करोगे, तो आप उससे डायरेक्ट पंगा ले रहे हो साहब। तो उन्होंने पॉलिटिकल क्या, इंडिया का सबसे सुप्रीम पावर से कनेक्ट ले लिया और सबसे पंगा ले लिया, तो वहां से वो पॉलिटिकली फंस गए। और इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है, बल्कि इंडिया में बहुत जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, जब भी कुछ गड़बड़ होती है ना, यूजुअली जैसे उनकी डेथ हुई थी, डेथ पे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि उन्हें डेथ नहीं हुई थी, मर्डर हुआ था। तो जेल में, और वो दिन बहुत स्पेसिफिकली चूज किया गया। दिन क्या था पता है आपको? नहीं। 31 दिसंबर। सारे लोग कहाँ पे होंगे? सारी पुलिस लगी हुई है पार्टीज में लगने की वजह से स्पेसिफिकली उनके एरिया में कोई भी कैमरास तो खैर होने की बात नहीं है, उनके एरिया में कोई एम्बुलेंस आने का ही स्कोप नहीं था कि एम्बुलेंस आ जाए, उनके पास एम्बुलेंस ही नहीं पहुंची थी टाइम पे। तो जिस तरीके से एक परफेक्ट दिन को चूज करते हुए, और डेथ कब हुई? रात के समय, शाम के समय 7-8 बजे के बाद उनका वो कंप्लीट सीन स्टार्ट हुआ। एग्जैक्ट टाइम तो किसी को भी नहीं पता, पर उसके बाद हुआ। तो एक ऐसा परफेक्ट समय चूज किया गया जहां पे कुछ गलत भी हो रहा तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन सब लोग कहीं और बिजी है, कोई यहाँ पे पुलिस नहीं है, कोई सारे सिस्टम्स डाउन है, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये हुआ, और भी बहुत सारी चीजें न्यू ईयर पे ही होती है। जैसे सत्यम का स्कैम हुआ था, सत्यम का स्कैम हुआ जनवरी में एक्सपोज था, पर उसकी स्टार्टिंग, अगर सबसे पहला जो भांडा फूटना स्टार्ट हुआ था वो जनवरी में स्टार्ट हो गया था। जनवरी क्या, 31 दिसंबर को हो गया था रहता। तो ऐसे दिन चूज करे जाते हैं जहां पे इजी हो काम करना। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सही है गलत नहीं पता। एक और थ्योरी अभी रिसेंटली मैंने आर्टिकल पढ़ा, वो ये कह रही है कि
आज भी स्विस बैंक में वन ऑफ द हाईएस्ट पैसा जो किसी इंडियन ने डाला है वो आज भी हर्षद मेहता के नाम पे है। अच्छा, टॉप 5 टॉप 10 की लिस्ट में अभी भी ये कि कितना डेटा सही है किसी को भी नहीं पता, पर रिसेंटली एक आर्टिकल में कहीं पे आया है कि ऐसा कुछ है, विच इज़ शॉकिंग कि उस समय उन्होंने कितना पैसा बना दिया था। और मजे की बात है कि लोग उनके अगेंस्ट नहीं थे आज भी। जैसे मेरे दादाजी आज भी कहते हैं कि यार हर्षद मेहता ने कहा कि ये सीमेंट कंपनी मेरे बर्थडे पे इस प्राइस पे जाएगी, 1000 रुपये टू बी स्पेसिफिक, और वो 1000 रुपये पहुंची। अब आप अगर उसके बाद भी ग्रीड कर रहे हो या उन्होंने कहा ये स्टॉक 10,000 जाएगा तो 10,000 पहुंचा, तो उनका जो कह रहा है कि यार मैंने जो प्राइस बोला वो पहुंच गया, अब तुम ग्रीड कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी ना यार। हाँ। मेरा टारगेट पूरा हुआ ना यार, कहीं तो तुम रुकोगे। तो उनकी तेजी में लोगों ने पैसा कमाया। मेरे जैसे पापा की शादी हुई थी 93, तो वो कहते हैं कि हर्षद मेहता की तेजी में शादी हुई थी, उसके प्रॉफिट से शादी हुई थी। वाह यार। हाँ, तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे थे, लोग पैसा भी कमा रहे थे, लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। पहली बार इंडियन हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट हुआ था, पहली बार इंडियन हाउस होल्ड को लगा था हम भी कंपनी के ओनर है, हम पैसा कमा पाएंगे। तो उन्होंने सही भी काम बहुत किया, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर उनकी जैसी पावर भी आज तक भी होती तो हो सकता है लूपहोल्स रहते सिस्टम पे, सिस्टम में दिक्कत होती। वो एक स्कैमर थे, वो सबको पता है, वो नेगेटिव पॉइंट भी था, बट कुछ अच्छा भी होता। उन्होंने थोड़ा एक्सट्रीम कर दिया था कि भाई आज ही बढ़ना चाहिए, मैं लूपहोल का पैसा, बैंक का पैसा यूज कर रहा हूं यहाँ पे और उसको सर्कुलेट मार रहा हूं। और ऐसा नहीं कि बाकी नहीं करते, सभी कर रहे थे, बट उन्होंने बहुत ओपनली और खुला काम किया। वो कहते हैं ना देसी काम किया एकदम, तो वो फंसते चले गए। सीना फाड़ के। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज यार। और टेलीग्राम स्कैम वो तो आज चल रहा है, वो तो उस समय तो ऑफ कोर्स, लेकिन आज की बात करें क्योंकि स्कैम्स तो चल ही रहे हैं। अब थोड़ा सा डिग्निफाइड तरीके से होता है एक। हाँ। थोड़ा सा अगर आप देखो तो एक सिस्टम ही अलग बन गया है। जैसे कि आपने कहा हर्षद मेहता के वक्त उन्होंने मतलब सीना थान के किया, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ हसल। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें देखते हैं कि उन्होंने लूप होल्स जो है उसको यूटिलाइज किया है, तो इन दैट सेंस इट्स ऑल राइट, इट्स अलाउड। और वो दुश्मनी जो हुई या ईगो जो हर्ट हुआ वो टॉप के लोगों से हुआ, सो दैट। लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग जो हैं वो दे गेट अवे विद इट। यार मेरे हिसाब से कंप्लायंस डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल। पर अभी ना वो एक गेम नहीं समझ पाए, शायद वो समझ भी गए होंगे तो उन पे काम कर रहे होंगे, अभी तक वर्क नहीं हुआ और लोगों तक अभी तक ये स्कैम समझ नहीं आया कि एक्चुअली स्कैम है। बताइए क्या है exactly? टेलीग्राम पे क्या होता है भैया, जैसे एक ऐड मैंने चलाया, मैंने 100 रुपए का ऐड कर चलाया, तो मेरे पास 100 रुपए के ऐड में सपोज करते 100 लोग एक मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ गए। उस बेसिक चैनल पे मैं सबसे पहले उनसे बेसिक रुपया लूंगा, कुछ भी, मतलब मैंने 100 रुपए का ऐड लेके बेसिक रुपया लगा के 50 रुपए वहां से कमा लिया। 50 रुपए में फर्स्ट डे पे लॉस में हूँ और मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट करके उनको एक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लिया। वहां पे मैं कुछ रैंडमली टिप्स बांटता हूँ, उसके बाद मैं उनको एक प्रीमियम चैनल का देता हूँ कि भाई अब 100 रुपए बहुत हुआ, आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। अब उनका टारगेट होता है कि अगर 100 आदमी में से 5 आदमी, सिर्फ 5% ने भी वो 10,000 का ले लिया, मेरे को सीधा 50,000 का प्रॉफिट मेरे को लगे थे पहले 100 रुपए। 100 को 1000 भी मान लो, 1000 रुपए लगे थे, 500 का मैंने पहले दिन पे प्रॉफिट किया, 500 में लॉस में हूं। अब उन 100 लोगों में से अगर 5, 2, 3 किसी भी आदमी ने ले लिया तो मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं। अब इसके लिए क्या होगा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी जो टेलीग्राम चैनल चल रहा है ना, उसमें क्या होता है, एक ही बंदे 2 टाइप के ऐड चलाते हैं। मतलब मेरा नाम है, सपोज करते हैं मैं स्कैमर हूं, मेरे को लोगों को स्कैम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 ऐड चलाऊंगा एट द सेम टाइम। एक ऐड वालों को मैं ए ग्रुप में भेजूंगा, बी ऐड वालों को मैं बी ग्रुप में भेजूंगा। सपोज करते हैं आज निफ्टी चल रहा है 25,000, 26,000, मैं चाहता हूं कि यहां से निफ्टी तेज होगा, इनको बोलूंगा तेज होगा, इनको बोलूंगा गलत होगा, कहीं तो मैं सही हो रहा हूं। तो ये प्रोबेबिलिटी गेम चला के, और ये दो चैनल के साथ नहीं हो रहा है, मल्टीपल चैनल्स के साथ हो रहा है। ये 2 नहीं, मैं ऐसे 10 चैनल बना रहा हूं, जिसमें से पहले मैंने 5 को दे दिया, एक को बाय, एक को सेल दे दिया। फिर सपोज करते हैं मैं बाय वालों के साथ तो गलत हो गया, सेल वालों के साथ सही हो गया, तो सेल वालों में मैंने वापस से उनको 50-50 करके एक और टिप दे दी, आधो को कह दिया बाय कर लो, आधो को कह दिया सेल कर दो, एक तो सही हो गया। तो आफ्टर 2-3 इंसिडेंसेस कुछ ऐसे लोग मेरे पास आ चुके हैं जिनको लगता है मैं हमेशा सही होता हूं। अब उनको आप सोचो, अगर उनमें से 100 में से हम तो 5 की बात कर रहे हैं, किसी को लग रहा है कि यार ये फ्री चैनल पे हर बार सही हो रहा है, तो पेड में तो कितना सही होगा। तो जो ये पहले व्हाट्सएप पे और अलग तरीके से स्कैम होता था, अभी टेलीग्राम और यूट्यूब एड्स के थ्रू स्कैम हो रहा है। अभी काफी ज्यादा हमारा फोकस है कि भाई जो इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस है, होना भी चाहिए, उनको भी कंप्लायंस में आना चाहिए, बिकॉज इट्स गुड फॉर एवरीवन की क्लियरिटी आ जाए। इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। जो व्हाट्सएप पे स्कैम था वो टेलीग्राम पे चल रहा है। अभी टेलीग्राम के सीईओ को भी पकड़ लिया था, बिल्कुल, क्योंकि टेलीग्राम डेटा शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो डेटा शेयर नहीं करते। इनके लिए टेलीग्राम पे स्कैम करना सबसे इजी और सबसे बढ़िया तरीका है। वाओ यार, ये तो जो व्हाट्सएप वाला टेलीग्राम पे आ गया। लेकिन आपने जो कहा, जो हमारे कंप्लायंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, एंड दे डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत बैकलैश हो रहा है, उसके बाद भी वो बहुत स्ट्रिक्ट है। प्लस एट द सेम टाइम
वो सुन भी रहे, क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस तो हमारे पीछे ही पड़े, हमारे मतलब इन जनरल इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी के पीछे पड़ी, क्योंकि हम उन्हें डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं। कंपटीशन क्या, काफी लोग तो हैंड्स ऑन बीट कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके पास व्यूअरशिप नहीं वो इधर व्यूअरशिप आ रही है, तो उनको दिक्कत हो रही है। तो सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव सुन के आप काम करोगे तब तो बंद ही कर दो ये सारे काम। पर अगर मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया को सेम स्टेज पे ला दिया जाए, जो उनके लिए रूल है वही सोशल मीडिया वालों के लिए रूल हो जाए, तब बेस्ट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रूल किसी एंकर पे अप्लाई हो रहा है, वही हम पे भी अप्लाई हो जाए। मैं फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं, मेरा काम हटा दो, इन्फ्लुएंसर भी अप्लाई हो जाए, दोनों को सेम स्टेज पे ला दो आप। लेवल प्लेइंग ग्राउंड, लेवल प्लेइंग, एब्सोल्युटली फेयरनेस आ जाता है, बेस्ट है। नाउ कमिंग आउट टू समथिंग, और काफी मीडिया हाउसेस पहले सपोर्ट भी करते हैं, मेरे मेजॉरिटी मीडिया फ्रेंड्स हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे, बट कुछ नहीं करते, तो सबका अपना टेक है, सबका अपना टेक है। और चेंज ऑलवेज टेक्स टाइम एंड एवरीबॉडी इज ऑलवेज। तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट हैट्स ऑफ, वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हैं इवन आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ बैकलैश। मुझे पता लगा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हार्डली 5% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है इज एक्चुअली एविड इन्वेस्टर्स, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। इज दैट राइट? वो सही भी है ना भैया, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जिसके पास पैसा होगा? रिटर्न्स कितनी फाइल कर रहे हैं लोग? रिटर्न्स के डेटा से कितने कर रहे हैं फाइल? आई थिंक 10% से लेस लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं इंडिया में। अब आपकी ऑडियंस ही इतनी है, आप ये क्यों बोल रहे हो कि 150 करोड़ है मेरे पास? 150 करोड़ है आपकी और पॉपुलेशन, बट रिटर्न फाइल करती है 10 करोड़ 15 करोड़। अब आप 10-15 करोड़ में से देखो ना कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जो आदमी रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लाखों इन्वेस्ट कर देगा, कैसे करेगा? तो बेसिकली वो कैलकुलेशन से तो 10% लोग आज के दिन अगर रिटर्न्स की कैलकुलेशन से जाओगे तो 30-40% जो रिटर्न फाइल कर रहे हो इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड नंबर। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, तो वहीं पर 30-35% का ही है। नहीं, बट यूजुअली नंबर पूरी पॉपुलेशन से कैलकुलेट होता है। मैं तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि भाई जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी हम बात करते हैं, चाहे वो नील रिटर्न फाइल करे, अफोर्डेबिलिटी तो वहीं है। बट मजे की बात ये है कि जितने रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे ज्यादा फैंटेसी खेल रहे हैं। जी, दैट इज ट्रू। ये बहुत ही डेंजरस चीज है, ये है बहुत ही डेंजरस चीज। करेक्ट। ये टुडे नहीं, आप बोलो। ये ना आई थिंक क्विक रिच थ्योरी की वजह से यहाँ पे हो रहा है कि लग रहा है कि मैं कमा पाऊंगा जल्दी। डेंजरस है बहुत। डेंजरस क्या, लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, लोगों का घर बार निकल रहा है, उसके बाद भी कुछ लोग प्रमोट करे जा रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही कि हम किस चीज का पैसा प्रमोट कर रहे हैं, और वो पैसा प्रमोट करके भगवान जाने वो अपनी कौन सी लग्जरी लाइफ दिखाना चाह रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आया। आई गेट इट। मतलब कहीं तो ईमान धर्म होगा यार, मतलब कुछ चीज। अब वो कोई कलर ट्रेडिंग करके कोई एक नया डैश आया मार्केट में कि भाई कलर प्रेडिक्ट करो, अब ये क्या है यार? मतलब तुम ऐसे तो तुम ये बोलो ना कि आज बारिश आएगी नहीं आएगी, इस पे लगा लो, मैं नीचे उतरूंगा नहीं उतरूंगा लगा लो, किसी भी चीज पे सट्टा लगा लो। तो ये सट्टा जो मार्केट है वो बहुत बूम कर रहा है यार, बहुत बूम कर रहा है, एंड इट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बिकॉज पता नहीं क्या इंटेंशन है, कौन है इनके पीछे, वो तो दूसरी कंस्पिरेसी थियरी है, बट इट्स एनीवेज इट इज एंटी नेशनल, चाहे वो डायरेक्टली हो या नहीं। एक बैटिंग ऐप जो ऑफिशियली बैंड है, बैंड लिस्ट में, उसके अगेंस्ट एक वीडियो बनाया था, मेरे पास डेथ थ्रेट आ गए थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो आपको डर नहीं लगता? मैं वो एक वीडियो बनाया, वापस बना ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह से कॉल्स आने लग गया, ऐसा होने लग गया। जबकि फिर हुआ ये था कि मैंने भी मिनिस्ट्री की हेल्प ली थी, उनको मैसेज डाला था, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो हमारा कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री, वहाँ पे मैंने हेल्पलाइन पे बात करी थी, फिर उन्होंने सब रेलेवेंट अथॉरिटीज ने मेरे से कनेक्ट किया था, मेरा वीडियो डाउन कर दिया गया था इमीडिएटली। आप सोचो, मैंने वीडियो डाला और बिकॉज वो एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक था और सबके अगेंस्ट में था, आई थिंक 1 घंटे में कुछ 1.5-2 लाख व्यूज आ गए थे यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे तो वो फट रहा था, 4-5 लाख व्यूज पहुंच चुका था अपलोड की, और इमीडिएटली 1-1.5 घंटे में वो वीडियो डाउन हो चुका था, मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, एंड अगले दिन तक मेरे पास बढ़िया कॉल्स आ गए थे कि भैया ये नहीं होना चाहिए, और आप। ये कब की बात है? हो गया, साल भर हो गया, बट डिपार्टमेंट वॉज सो सपोर्टिव, उन्होंने मेरा वीडियो अप करवाया, वो ट्रेस भी हुआ कि भाई कहाँ से ये क्या मस्ती चल रही है, बट रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत वेब नेटवर्क है। तो यार दिस लीड्स मी टू वन क्वेश्चन यार, कि पावर बहुत आ जाता है यार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट जेनरिक पीपल, बट आई एम सेइंग समबडी आपके स्टेटस पर, और आपने सही तरीके से एडुकेट करने की कोशिश की है, एंड मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया था उसमें, ऑल्दो जो नाम थे उनको ब्लर करके डाला था, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि यार किसी का नाम लेके अपन को किसी को नाम नहीं उछालना, क्योंकि इतनी हमारे पास है, पर वो नाम क्लियर भी रखा था, बिकॉज पता है वो तो बैंड है ना, मतलब तो बैंड है ऑफिशियली। सो दैट्स माई पॉइंट कि यार इतना पावर आ जाता है, बहुत सारे लोग लुक टूवर्ड्स यू टू रियली अंडरस्टैंड एंड रियली पुट द मनी वेयर योर माउथ इज, है ना? तो इस प्रेशर से ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, पता है नहीं? हमें लगता है कि लोग हमारे कहने, आज की जनरेशन बहुत एजुकेटेड है, बहुत दिमाग लगाती है, स्पेसिफिकली जो स्टॉक मार्केट के बंदे, मतलब हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट के बंदे नहीं पैसे कमा, इस बार कमाए ही सिर्फ रिटेलर्स ने, और समझदार है, वो मेरी नहीं सुनते, वो सुनते सबकी, करते मन की। और मैं कभी
मैं पर्सनली तो कभी एडवाइस देता भी नहीं हूँ। हम सिर्फ बहुत बेसिक बात करते हैं और एडवाइस भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, बट जो एडवाइस भी देते हैं वो नहीं सुनते किसी की। हमारी जो पहली वाली जनरेशन थी, ये सब जनरेशन के लिए वैलिड है, आपके दादाजी पापा आप, उनको बहुत दायरे में रखा गया था। फिर नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी कम दायरे में थे तो उनको लगा कि यार ये तो हाथ से निकल गए। फिर नेक्स्ट जनरेशन और कम दायरे में थी तो लग रहा है ये हाथ से निकल गए, या हाथ से नहीं निकल रहे, ये नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज है, बिकॉज हम इंडिया एज अ ग्रो कर रहे हैं, हम एज अ फैमिली ग्रो कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज है वो सबको लग रहा है। एक्सपोजर्स भी बहुत अलग है, एजुकेशन भी बहुत अलग है, वर्ल्ड इज चेंजिंग। सो ये आपने बहुत करेक्ट कहा कि पिछले जनरेशन और आगे के जनरेशन, लेकिन अब जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वो जनरेशन गैप बढ़ रहा है, जो आइडियोलॉजीज हैं, जो थॉट्स हैं, वो बहुत चेंज है। जो मेरे और मेरे फादर के बीच में था, मेरे जो आगे आएंगे उनके और मेरे बीच में वो ज़्यादा होगा, बिकॉज द एक्सपोजर इज अ लॉट मोर। बट कमिंग डाउन टू दिस, बहुत सुनने का आता है कि यार द मार्केट इज ओवर वैल्यूड, द मार्केट इज ओवर वैल्यूड, एंड एट द सेम टाइम लोग कहते रहते हैं यार कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज रनिंग, इंडिया इज शाइनिंग। तो किसकी बात माने और कैसे, अगर हमें बैलेंस करना है तो कैसे करें? सो माई बेसिक क्वेश्चन इज दिस अनंत, कि आज के ज़माने में अगर किसी ने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, चाहे उनकी उम्र 15 साल की हो, चाहे उनकी उम्र 60 साल की, इफ somebody wants to begin their investment journey, what would you advise them कि कैसे करना है today's time? According to SEBI's report, 90% of option traders lose money. Why is that? Well, one of the main reasons is that most people don't perform risk management and go in with naked trades. What if brokers enabled you to potentially reduce your losses by ensuring you use protection, such as pulling a stop loss and target? But stop loss लगाए तो भी कहाँ? Don't worry. The smart stop loss feature in Punch allows you to put a stop loss where it should be based on your risk profile and how much risk you are willing to take. I'm talking about Punch by Market Pulse, a SEBI registered broker with a unique single screen trading platform with safety features like protection and shield. If you are new to option trading, download the app from the Play Store and start trading now. देखो, इकोनॉमी की बात करी जाए ना, 2011 से 2020 तक, 2011 टू 2020 जो एक डेकेड था, उसमें इंटरनेशनल मार्केट स्पेसिफिकली डेवलप्ड मार्केट्स आउट परफॉर्म बाकी सब एसेट क्लास, चाहे आपका गोल्ड हो, डेट हो, सब एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया था। यूएस परफॉर्म बहुत ज़्यादा बेटर एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। हिस्ट्री पिछले 100 साल की ये बताती है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास या कोई एक पर्टिकुलर एसेट 10 साल के लिए, एक डेकेड के लिए आउट परफॉर्म करता है, तो अगले डेकेड का वो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर होता है। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर 2010 टू 2020 वाला साइकिल, उससे पहले 10 साल देखोगे तो डेवलपिंग मार्केट चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल 2001 से लेकर 2010 तक इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर अगले डेकेड में खराब कर गया। पुराने आ जाओगे तो पुराना मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1970s से 80s के बीच में गोल्ड परफॉर्म किया था, अगले डेकेड में अंडर परफॉर्म कर गया गोल्ड। अच्छा। तो आप ऐसा साइकिल देखोगे ना, तो ये पुरानी 100 साल की साइकिल आपकी मैच हो जाएगी। 10 साल तक कोई एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर जाता है तो फिर वो अंडर परफॉर्म करता है। इसी बेसिस पे मैंने कहा था कि इंडिया या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान जैसा मार्केट जहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी खराब हो रखी है, लोग मर रहे हैं, त्राई त्राई हो चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, सब कुछ खराब है उनके बारे में, मतलब कोई एक ढंग की चीज़ नहीं मिलती मुझे। उसके बाद भी स्टॉक मार्केट वहाँ पर रिटर्न दे रहा है। एक मिनट में आई वांट टू क्लियर ऑन दिस। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो बूम कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? 40-50% रिटर्न दे दिया। किस चीज पर, किस बेसिस पर? क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। देखो, स्टॉक मार्केट इज थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे डिपेंडेंट रहता है, पर थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग रहता है। वो एक्सपेक्टेशंस पे, लोगों की भावनाओं पे, और कितना खराब हो चुका है, मतलब जितना उनका स्टॉक मार्केट खराब हो चुका था वो शायद ऐसा लोगों को अब लग रहा है। प्लस मोर देन दैट, ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपिंग मार्केट में जब पैसा आता है, क्योंकि डेवलपिंग मार्केट बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एज अ होल पैसा आता है, तो थोड़ा बहुत वहां पर भी जा रहा होगा, वो थोड़ा बहुत भी उनके लिए बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो बढ़ रहे हैं। कोई गलत मत लेना, मतलब कहते हैं ना कि किसी का बहुत भी किसी के लिए बहुत कम होता है, और किसी का बहुत कम भी किसी के लिए बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो अगर उनको अगर थोड़ा बहुत भी मिल रहा है तो उनको तो लगता है यार 40। लेकिन यार ये तो बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए यार, बिकॉज़ आई वाज नॉट डबल हो गया, शायद पिछले 1 साल में ऐसा कुछ डबल हो गया उनका। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। इंडिया को आउट परफॉर्म कर दिया मतलब। लेकिन कहां से किया, मतलब आप देखो सही कहां से किया। जी, वो तो मैं समझता हूं। बट ठीक है, डेवलपिंग मार्केट परफॉर्म कर रहा है, तो डेवलपिंग मार्केट की साइकिल है। पर इस डेवलपिंग मार्केट की साइकिल में जो आप बात कर रहे हो कि क्या हमें सीधा लमसम कर देना चाहिए, थोड़ा सा संभल के। अगर लमसम करना भी है तो लार्ज कैप में करना चाहिए,
पिछले 3 साल में CAGR रिटर्न्स आ रहे हैं आपके स्मॉल कैप में 30% के ऊपर, सबको स्मॉल कैप पसंद आ रहा है। पर स्मॉल कैप की एक पुरानी आदत है, अगर किसी एक पर्टिकुलर साल में नंबर ऑफ नेगेटिव डेज उसके बहुत कम होते हैं, बहुत कम का मतलब 100 से कम, पिछले साल 89 टू बी स्पेसिफिक थे इंडेक्स के नेगेटिव डेज, मतलब सिर्फ 89 डेज मार्केट में इंडेक्स एज अ होल टूटा था, बाकी सभी दिनों पे इंडेक्स बढ़ा था। व्हाट आर यू सेइंग? जो अभी तक की हिस्ट्री का लोएस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव डेज है। उसके अगले 2 साल में मार्केट वॉलेटाइल होता है, ये हिस्ट्री हमें बताती है। इससे पहले भी हो रखे लोएस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव डेज, फॉर एग्जांपल 2007 में हुए थे, उसका 2008 वाला कंफ्यूजन आ गया। स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली 2017-18 में हुए थे, मार्च तक में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2018 के बाद स्मॉल कैप एज एन इंडेक्स इंडिया में अंडर परफॉर्म करा था। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, हर बार होता है। इसी बेसिस पे आज से मैं अगर 3 साल की बात करूं तो स्मॉल कैप आई थिंक वहां पे थोड़ा सा जर्क आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वॉलेटिलिटी रहने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और जो पिछले 3 साल के रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप में मिले वो अगले 5 साल भी मिल जाएंगे। उसकी पास को देखते हुए प्रोबेबिलिटी कम होती है। होता क्या है, वो मीन रिविजन होता है, एक पेंडुलम इधर जाता है फिर इधर जाता है, जब वो इधर जाता है हमें लगता है अब तो जाता ही जाएगा, पर रियलिटी है कि वो कभी ऊपर नहीं घूम के आ सकता। मेजॉरिटी केसेस में वो वापस से आएगा, फिर वापस जाएगा। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय होता है जब मार्केट करेक्शन में हो, मार्केट टूटा हुआ हो, लोगों को तराही हो, किसी को स्टॉक मार्केट में पता नहीं हो क्या करना है। आज आप भी देख रहे हो, अपन जिससे भी मिल रहे हैं सब अपने को ज्ञान देते हैं कि क्या। मैं जब अभी शादी में जाता हूं, पहले एक समय आता था मेरे को कोई बात नहीं करता था क्योंकि मार्केट टूटा हुआ था, क्रैश आया हुआ था, 2020 चल रहा था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, हम जा ही नहीं पाए। पर लॉकडाउन लगने के बाद जब लॉकडाउन खुला तो पहले लोग आके आपको घेरते थे, लोग यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आपसे पूछते हैं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, कैसे चल रहा है, क्या सबको इंटरेस्ट है मार्केट में, आप एकदम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो बिकॉज आप स्टॉक मार्केट के बंदे हो या स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत समझते हो या समझने की कोशिश कर रहे हो। अब ऐसा समय आ गया हर बंदा आके टिप देके जाता है कि मैं बता रहा हूँ अब ये चलने वाला है। कल मेरे जो जनरल स्टोर है ना बनिया, उसने मुझे बोला भैया RSL गियर्टर खरीदना। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार? तो अब हर बंदा आपको टिप देगा। जब ऐसा समय आता है ना तो फिर वो लग रहा है कि यार थोड़ा सा ज्यादा हो गया स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल, आई फील नेक्स्ट ईयर से पहले एक 10-15% का डिप तो बनता ही है, वो तो खैर नॉर्मल होता है, इतना तो आता ही है। मोर देन दैट अभी हम शॉर्ट नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट जब एक्सेस में जाता है, अगर हम टेक्निकल जा रहे हैं तो 5th वेव चलती है, अभी 5th वेव चल रही है टेक्निकली, या अभी मार्केट एकदम बूम पे चल रहा है और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेगेटिविटी आएगी, करेक्ट हो जाएगा। तो जब तक लास्ट बियर भी बुल नहीं बन जाता वो करेक्शन स्टार्ट नहीं होगा, और ये साइकिल कितनी भी गंदी ऊपर जा सकती है। तो चलते हुए मार्केट में सपोज करते हैं विंड इधर चल रही है, तो आप विंड चलते हुए में आप कभी भी शॉर्ट नहीं कर सकते। विंड चलते में आप ये हो सकता है कि यार चल मेरे को थोड़ा बहुत, मेरे को बेटी की शादी आ रही है, चल मैंने वो कर दी, मेरा घर आ रहा है, चल मैंने घर के लिए इन्वेस्टमेंट ले लिया, चलती हुई गाड़ी में मेरे को गाड़ी भी लेनी थी, चल मैंने गाड़ी भी ले ली, मैं मेरे गोल्स पूरे करते जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते जा रहा हूँ इस साइकिल में। बट मैं पूरा नहीं निकल सकता क्योंकि फोमो बहुत होगा, फोमो में आप गलती करोगे। हम क्या, आइंस्टाइन साहब ने, न्यूटन साहब ने गलती कर दी थी। न्यूटन साहब वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर, मतलब उनकी स्टोरी सबसे फेमस है, आइजैक न्यूटन। हाँ, वो सबसे स्मार्टेस्ट आदमी, उनसे ज्यादा IQ ना आपका है ना मेरा है। उन्होंने एक स्टॉक पकड़ा, सपोज करते हो आपका काफी अच्छा है वो ज्यादा IQ वाले नहीं कमा पाते, आप समझो। उनके साथ क्या हुआ आप समझना, उन्होंने 10 रुपए में सपोज एक स्टॉक पकड़ा, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने भी लिया, उन्होंने भी लिया, उन्होंने वो स्टॉक 20 रुपए में बेच दिया, उनके दोस्त ने 100 रुपए तक रखा, तो उनको फोमो हुआ, फिर उन्होंने 120 में वापस एंटर किया, फिर वो 5 रुपए रह गया। तो जब ये चलती हुई विंड जा रही है तो इसमें आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, थोड़ा बहुत चलता जा रहा है, 100% आउट नहीं होगे। 100% आप आउट होगे स्पेसिफिकली शेयर से, स्टॉक से, जब ये विंड रिवर्स होगी। रिवर्स में क्या होगा, अपने आप के स्टॉप लॉस हिट होंगे कहीं पे भी जाके, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो आप वहां से आउट हो गए। अब ऐसा नहीं कि वहां पे होपिंग गेम नहीं खेलना, वहां पे बाहर हो जाना। फिर विंड रिवर्स हो रही है, जब आपको रिवर्स होने का कंफर्मेशन मिलने लगे, कैसे मिलेगा, इंडेक्स का, स्टॉक का 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज टूटना स्टार्ट हो, मतलब विंड रिवर्स हो रही है, तब आपको निकलना स्टार्ट होना है, एग्जिट मारना है, खट 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 खट। फिर ये नहीं सोचना कि अरे ये तो 120 गया था, भैया अभी भी तो 100 मिल रहा है, तुमने तो 20 में इन्वेस्ट किया था, तो बी हैप्पी अबाउट इट। तो आप ये समझो कि एक स्विंग में आप पूरा गेन लोगे नहीं ले पाओगे, आपको लेट एंटर करोगे, जल्दी निकलोगे, थोड़ा इधर भी छोड़ोगे, थोड़ा इधर भी छोड़ोगे, तभी आप सेटिस्फाइड होकर शांति से रह पाओगे। एंड द होल टिपिकल सेइंग कि इट्स इम्पॉसिबल टू टाइम अ मार्केट, इम्पॉसिबल टू टाइम अ मार्केट, राइट? तो अभी आपने मेंशन किया करेक्शन, राइट? सब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी करेक्शन आ रहा है, जो आपने भी अभी मेंशन किया, क्या आ रहा है करेक्शन, और अगर आए तो कितना खतरनाक? मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स ये कहता है पिछले 30 साल का इंडियन स्टॉक मार्केट का डेटा, सिर्फ 3 साल ऐसे है जहां पे किसी भी पर्टिकुलर साल में 10% से ऊपर का करेक्शन नहीं आया। 3 साल को छोड़ दो तो 27 साल में हर साल मार्केट ने अपने टॉप से 10% का करेक्शन दिया है। हर साल 10% का। फिर रफली 50% टाइम वो करेक्शन 15% से ऊपर का गया है। तो इस डेटा के बेसिस पे
बहुत आसान है मेरे लिए कहना कि अगले 1 साल में 10% का करेक्शन तो आएगा, इसे 15 की प्रोबेबिलिटी हाई है। प्योर डेटा, प्योर मैथ्स, मैं वो आपको चार्ट भी दे दूंगा जिसमें हर साल में कितना करेक्शन आया आप दिखा सकते हो, और प्योर मैथ्स है। अगर कोई चीज 90% प्रोबेबिलिटी के साथ हो रहा है तो मैं भी उसको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ अगले 1 साल में 15% करेक्शन आ जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी 10 का तो आएगा, इसे लिख के ले लो, क्योंकि मैथ्स ये कहती है। आई एम नॉट जीनियस या मैं कोई स्मार्ट बंदा नहीं हूँ, मैं जस्ट मैथ्स अच्छी है अपनी। स्टॉप, यू आर अ जीनियस, यू आर अ वेरी स्मार्ट। मैं तो जीनियस नहीं कमा पाते सर, मैं कमा रहा हूँ, कमाने दो सर थोड़ा बहुत मार्केट से, मैं कमा नहीं पाऊंगा आप ऐसा बोलोगे तो। सर मेरे हिसाब से सर जिस आदमी ने समझा ना, आई एम लर्निंग सो मच, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जीनियस समझ लिया तो मार्केट खा जाएगा सर, मार्केट सबसे सुप्रीम है। मैं आपसे बहुत सीख रहा हूँ, आप बहुत बढ़िया गुरु हैं। अरे सर आप बहुत अच्छा सुन रहे हो सर, मतलब आप प्लीज गो ऑन। नहीं, लोग मुझे गाली देंगे कि मैंने आपको इंटरप्ट किया, कि मैं खुद को गाली दे रहा हूँ कि मैंने आपको इंटरप्ट किया, बट प्लीज गो ऑन। तो आपने कहा यू हैव स्टॉप्ड एट द सेइंग कि एवरेज अगर आप देख लो तो 90% ये प्रोबेबिलिटी है कि 10% घटेगा ही घटेगा हर साल, कुड गो अप टू 15% इज नॉर्मल। और एक्चुअल क्रैश वाली बात स्टार्ट होती है आपकी 25-30% के ऊपर, तो वो उसके लिए आपको कोई इंटरनेशनल ट्रिगर चाहिए भाई आज के दिन। आजकल तो बहुत है ग्लोबल क्यूज, आप देख लीजिए। नहीं, अभी तो कोई ट्रिगर नहीं है, कोई नई न्यूज़ चीज जो आपको पता है वो न्यूज़ खत्म हो गई। तो आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो फैक्टर कर लेती है, ओके, और उस पर पहले से रिएक्ट कर। तो जो न्यूज़ आ चुकी है रशिया यूक्रेन, अब पता है, अब उसमें थोड़ा बहुत कुछ हो रहा था, कुछ भी ये सब पता है सबको। अब कोई ऐसी चीज जो किसी को नहीं पता, तब होगा गड़बड़। जैसे कि कोविड के वक्त हुआ था, कोविड के वक्त हुआ कुछ ऐसा अनवांटेड, अनप्रेसिडेंटेड, जो हमने कभी सोचा ना हो, कभी समझा ना हो, ये क्या हो गया। तो कोविड के वक्त कितना घटा था मार्केट? कोविड के वक्त घटा के में दिक्कत नहीं थी, घटा तो हम 7,500 पे आ गए थे, दिक्कत थी स्पीड। 1929 का जो क्रैश आया था, जो वन ऑफ दी सबसे लंबा चला हुआ क्रैश था, बिकॉज 54 तक उसके प्राइस नहीं आए थे स्टॉक एक्सचेंज के, वहां पे भी इतनी स्पीड नहीं थी जितनी 2020 के क्रैश में थी, बिकॉज आप रात में सोते थे, सुबह उठते थे 10% गायब, फिर सो के उठो 10% गायब। मुझे याद है। हाउ डिड यू रिएक्ट टू इट? मैं तो बहुत परेशान हुआ था सर, मैं उठता नहीं था, 10, साढ़े 10, 11 बजे उठता था कि भाई पता है लॉस होगा, बहुत परेशान होंगे, और बड़ा डिफिकल्ट समय था। सर हुआ ये था कि मैंने 2020 में वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है लकीली, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मैंने यही कहा था। मैंने ये कहा था कि अगर आप घर बेच के इन्वेस्ट करोगे तो अगले 2 साल में 2 घर हो जाएंगे। अगर आप आज अपना गाड़ी बेच के इन्वेस्ट करोगे तो वर्ल्ड टूर आपको फ्री मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आप वर्ल्ड टूर पे जाओगे। और मैं मेरे जितने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स थे उनको ये कह रहा था कि यार, जब हिस्ट्री ये कहती है, वापस डेटा, कि एवरी करेक्शन इज फॉलोड बाय अ बुल रन, एवरी बुल रन इज फॉलोड बाय करेक्शन। अभी करेक्शन आ रहा है, जितना शार्प जाएगा, वो कहते हैं ना कि जितना जोर से फेंको इतना जोर से आएगा, तो ये बाउंस बैक भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो अगर आपने आज इन्वेस्ट नहीं किया ना, नहीं, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। मैंने यूट्यूब पे अपफ्रंट 1-2 वीडियो नहीं, आपको 4, 5, 6 वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने डाल रखे उस समय के। उस समय व्यूज शायद 5-10 हज़ार 20 हज़ार होंगे, पर वो यूट्यूब पे डले हुए, तो वो टाइम के साथ डले हुए। तो कोई ये नहीं कह सकता ये तो पास्ट में आके कह रहा है या पास्ट की बात कर रहा है, उस समय डले हुए। और जो हमारे लोग जुड़े हुए थे उनको तो खैर कहा ही था। वहां पे मैं गाड़ी ले रहा था, एक रफली 20-25 लाख की गाड़ी लेने वाला था। तो मेरी एक और इन्वेस्टर बिल्कुल 2 गली छोड़ के रहते हैं, उनकी मैंने गाड़ी पोस्टपोन करवाई थी कि नहीं लेना, कि अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, 6 महीने बाद ले लेंगे गाड़ी, अच्छी गाड़ी दिलाऊंगा आपको। तो फिर मेरे को वो गिल्ट ट्रिप में आके मैंने जो वो मेरा आखिरी चंक था जो मैं कह रहा था कि गाड़ी ले लेते, उसको भी डाला, और फिर मैंने गाड़ी ली थी 1.5 साल बाद। कितने की? मैंने फिर ऑडी ली थी, एंड सबने कहा ऑडी ले ली, मैंने कहा मैं ऑडी नहीं, मैं तो 20-22 लाख की गाड़ी लेके आया हूँ, वो तो बाकी मार्केट ने दे दी मेरे को। वाओ, सो दैट वाज माय कार। 20-22 को कम से कम डबल, 50-60 तो अपने 50 प्लस था, 50 प्लस था, 55 प्लस था रेदर। और 5 साल की सर्विस भी फ्री ली थी मैंने उसमें 5 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि 5 साल तक टायर और पेट्रोल के अलावा मैं इस गाड़ी का कुछ नहीं दूंगा। तो आज तक टॉप एंड बिल्कुल। हाँ, ऑब्वियसली गुड आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, बट हियर्स माय क्वेश्चन एंड इट्स अ लेमैन क्वेश्चन। देखिए, आपके लिए तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि आप एजुकेटेड हैं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन फॉर अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि मैं, मुझे भी एक बड़ी गाड़ी चाहिए, और चलिए मुझे 30 लाख रुपए खर्च करना है, और मेरे इन्वेस्टमेंट्स है उधर कि मैं कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मेरे पैसे हैं वो बन भी गए हैं, लेकिन मैं कहाँ से निकालूँ, कितना निकालूँ और कितना यूटिलाइज करूँ ताकि मेरे बाकी के इन्वेस्टमेंट्स इंटैक्ट रहें? बिकॉज मैं ये इन्वेस्टमेंट गाड़ी खरीदने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के तौर से कर रहा हूँ फॉर अ जनरेशनल वेल्थ। लेकिन बीच बीच में अगर मुझे वर्ल्ड टूर में जाना है, घर का रेंट देना है, तो बेसिकली एक अलग स्लाइटली फाइनेंशियल टेक्निकल टर्म अगर मैं बोलूँ तो SWP, SIP के बारे में तो सब बात करते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, वो बहुत फायदेमंद होता है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए सर। ना इसमें मैं थोड़ा सा
पहले क्वेश्चन से आता हूँ, जो आप कह रहे थे ना कि आप एजुकेटेड हो। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, पता है मार्केट में जितना अनएजुकेटेड मैं फील करता हूँ ना, उतना मेरे को ज़्यादा सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्गोज में बहुत काम किया, मेरे लोगों को पता है, मैंने कभी ओपनली नहीं दिया बिकॉज आई वांट कि मैं पहले खुद कंफर्टेबल हो जाऊँ उस एल्गो के साथ और उसका ड्रॉडाउन हो जाए, उसके बाद में ओपनली कभी बात कर पाऊंगा। आप मानोगे नहीं, जनवरी तक पिछले 2 साल के एल्गोज मेरे सुपर्बली रिटर्न दे रहे हैं। वो आपको मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप वहाँ पे रिटर्न जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि सही कर रहा है। फेब मार्च अप्रैल मैंने अच्छा लॉस किया, मई में मैंने और अच्छा लॉस किया। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट खराब कर दिए, पर मैंने लॉसेस करे। तो जब मेरे 3-4 महीने ड्रॉडाउन हुए, तो मेरे को लगा यार अभी भी एल्गो में शायद मेरे को चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज फ्री ट्रेड्स होनी बहुत स्टार्ट हो गई थी अभी मार्केट में। ये ना जो रेगुलर मार्केट में ट्रेड करते हो समझ पाएंगे कि मेरे एल्गो में लगा हुआ है 2% का स्टॉप लॉस मैक्स पर डे का, 8% लग गया एक दिन। क्यों लगा? क्योंकि वो सेटल नहीं हो पाया, वो रैंडम फ्रीक था, और जैसे ही फ्रीक गया उसने एल्गो ने लिया और काट दिया। तो मतलब जो वन साइडेड ट्रेड्स वाले एल्गोस थे वो सब पिटने लगे। जो एल्गो रेगुलर थोड़ा बहुत भी करता है वो समझेगा। फिर हमें उस एल्गो को शिफ्ट करना पड़ा कि हम सिर्फ वर्टिकल ट्रेड करेंगे या फिर ओपन नेकेड ट्रेड नहीं करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, बट व्हाट आई रियलाइज इज कि हर समय के साथ हमें अपडेट होना पड़ेगा और ये समझना कि भाई इसको तो आता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सीख रहे। यू हैव टू कीप लर्निंग, मेरे कहने का ये मतलब था कि एज कंपेयर टू अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर लाइक मी, बता रहा हूं सर, मेरा पर्सपेक्टिव बताता हूं सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो लॉस मैं भी बहुत किया, वो हुआ। फिर अब मेरे को समझ आया कि नहीं, तो मैंने उसको रोका अभी एल्गो। यू विल बी वेरी शॉक्ड टू नो, मैंने मेरे मेजॉरिटी एल्गोस रोके, और वो एल्गोस को रोक के मैंने भी आईपीओ मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बन रहा था। मतलब महीने का अगर मेरे 2.5-3% निकल रहा है, 3.5% भी कभी कभी निकल जाता है, तो सारा पैसा मैंने भी एल्गो से निकाल के आईपीओ में लगा दिया। वो कहता है ना, जहां विंड जा रही जाओ, अभी चल रहा है आईपीओ मार्केट, चलने दो, तो आईपीओ से निकाल लेंगे। अपना पर्पस है कि अगर अपने को नेट में 1-1.5% भी बच रहा है महीने का, बहुत होता है, 2% बच रहा है, अच्छा है, और यहाँ पे आपको 3-3.5% भी बच रहा है आईपीओ में, तो खेलो ना। ये क्या होगा कि इजी गेम है, इजी और डिफिकल्ट नहीं होता, पैसा पैसा होता है, बिल्कुल। तो आने देते हैं। और कह रहे हो ना कि सर आपको कब निकालना चाहिए पैसा। सर क्या होता है, अभी हम सब सपना देख रहे हैं अमीर होने का, पर बुढ़ापे में सर हमें अमीर होना है, पर लाइफ को अगर हमने एंजॉय नहीं किया और हमने सिर्फ इस तरीके से रह गए, हम इस तरीके से इन्वेस्ट करते रह गए कि मैं अमीर होना है मेरे को, पर बुढ़ापे में, तो उसका भी कोई यूज नहीं है। ऑन दी गो आपके गोल्स होने चाहिए जिसके लिए आप पैसा यूज कर रहे हो, वरना जब वो पैसे के एंजॉय करने का समय आएगा, उस समय आपकी बॉडी साथ नहीं होगी। बॉडी क्या, आप भी यहाँ पे होगे नहीं होगे नहीं पता आपको। मैं ये बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, गोल नहीं बनाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर लाइफ को एंजॉय करते हुए। बिल्कुल। अब उसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर 100 रुपये है तो उसको एलोकेट करना है कि मैं 25-30% मेरे रेगुलर एक्सपेंस पे डाल रहा हूँ, 25-30% मैं अपने मेजर गोल्स पे डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल होम, रिटायरमेंट, चाइल्ड मैरिज, बच्चे की एजुकेशन, इन सब पे डाल रहा हूँ। फिर बाकी 25-30% मेरा पैसा ऐसी भी जगह जा रहा है। ये स्पेसिफिकली मैं उन रेंज के लिए बात कर रहा हूँ जो 50,000 से 1,50,000 2 लाख रुपीज़ अ मंथ कमा रहे हैं, इस रेंज के लिए बात कर रहा हूँ। तो वो लास्ट 20-25% आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी हो सकता है। कार लेनी है, मुझे कोई ट्रिप पे जाना है, मेरे को वाइफ को एनिवर्सरी पे गिफ्ट करना है। मतलब अगर आप गिफ्ट करते हो आपकी वाइफ को, वो खुश होती है, उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन है सर। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आप गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करते हो, उनके साथ पार्टी नहीं करी, तो कब करोगे सर? बिल्कुल। शादी के बाद आप वैसे ही नहीं करोगे। क्योंकि मैं बड़ा रोमांटिक हूँ भाई। नहीं पार्टी सर, देखो पार्टी अब नहीं करते सर पार्टी। मेरे को जमाने हो गए पार्टीज करे, बट जो कॉलेज लाइफ की पार्टीज है वो अभी भी याद है। लोग बच्चे कॉलेज लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं कहता हूँ भाई, कॉलेज लाइफ में तुम इन्वेस्ट करो अपने दोस्तों में। कॉलेज के दोस्त आपको याद रखेंगे 25 रुपए के समोसे के लिए। अभी मेरे को आप कुछ भी दे दो, मैं आपको, मेरा दोस्त है, मैं उसको शायद याद नहीं रखूंगा, मेरे को 5 स्टार में लेके पार्टी देगा, मैं उसको याद नहीं रखूंगा, बट जिसने मेरे को 25 रुपए का समोसा खिलाया अभी भी याद है। गोवा की ट्रिप करी थी वो अभी भी याद है, या हम लोनावला जाते थे उस समय, हमें अभी भी याद है। तो एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्ट कर दूं, या फिर इंस्टेड ऑफ ये थिंकिंग कि मेरे को सीधा करोड़पति बनना है। लाइफ को जियो, लाइफ को एक एक गोल बना के इन्वेस्ट करते रहो। जब आप गोल बनाओगे तो आपको पता है कहां तक जाना है आपको। आपका गोल पूरा हो गया, आप निकल जाओ। मैंने 2020 में इन्वेस्ट किया था गाड़ी के लिए, 2021 एंड में मैंने निकाल लिया था पैसा वापस से। अच्छा, तो मेरा अभी तो तक वो आपका शॉर्ट टर्म एलोकेशन था। हाँ, मेरे को गाड़ी लेनी थी ना सर, गाड़ी तो लूंगा ना। अब मेरे को एक अच्छी गाड़ी मिल रही है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। अब तो मैं सोचूं कि यार आज लेता तो यार उसका एकदम ही कुछ भी आ सकता था मेरे पास, तो यार मैं शायद 1.5-2 करोड़ की गाड़ी ले लेता, क्या पता। अगर कहीं अच्छे स्टॉक्स में लगा तो 1.5-2 करोड़ की गाड़ी लेता। अब उसका अंत नहीं है सर। Absolutely, so well said यार। ये बहुत बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है कि बेसिकली बहुत ही सिंपल है, आप डाइवर्सिफाई करो ना, और वैसे इन्वेस्ट करो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, एजुकेशन के लिए, अलग अलग तरीके से करो। दैट्स अमेजिंग। आई जस्ट वांट टू फिनिश विद वन थिंग, व्हिच इज आजकल फायर का जमाना है। फायर सब बात कर रहे हैं फायर का, व्हिच इज ऑल्सो आई अंडरस्टैंड एंड इट स्टेम्स फ्रॉम जो आपने अभी कहा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अनंत के लिए व्हाट इज ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? व्हाट इज ट्रू फ्रीडम? ट्रू फ्रीडम फॉर मी,
मेरे हिसाब से मैं आज फ्रीडम पे हूँ सर, मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, मैं अपनी इच्छा वाली चीज को कर रहा हूँ, पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। एंड टच वुड गॉड हैज बीन काइंड, जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है इतनी आराम से पूरी हो रही है सर, तो नो कंप्लेंट्स। आई फील जिस समय आपको टाइम का इंडिपेंडेंस मिल जाए, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल जाता है। जब आप देखो, क्या पैसा कमाने का दो तरीका होता है, एक आप अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हो, दूसरा आप स्किल पे पैसा कमाते हो। हाँ, अगर आपका आज आप पैसा कमा रहे हो अपने टाइम के ऊपर, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। अब अगर पैसा कमा रहे हो अपने स्किल के ऊपर, तो आप इंडिपेंडेंट हो। अब मैं 1 घंटा काम करूं, आधे घंटा करूं, कभी इच्छा करी तो 15 घंटे भी कर लिया, तो वो मेरे स्किल है। जब आप स्किल पे पैसा कमाने पे आ जाओगे, तो यू विल रियलाइज कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई है। फायर की कंसेप्ट कहता है कि आपका 50% ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर जो होता है, तो आपकी अल्टीमेट फायर होती है। सपोज करते हैं आप आज कैलकुलेशन पे आ जाऊं, तो आज आप 40,000 रुपये महीना खर्चा कर रहे हो, साल का हो गया 4,80,000। अगर आपके आज 30 साल एज है, 50 साल पे आप रिटायर होना चाहते हो, तो 50 साल 5% के इन्फ्लेशन से ये 4,80,000 हो जाएगा, 13 लाख रुपया। सही कैलकुलेशन है, कर लेना, 13 लाख रुपये हो गया। 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 कर लो, जो फिगर आया ये है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गोल। राइट, वाओ। ये टेक्निकल टर्म पे और वो लाइफ की टर्म पे। But I love what you said. Enjoy also, balance it out also, and have a lovely life where you can program everything. And lastly, today, are you bullish on India from a, अगर मैं कहूँ कि मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मैं करीबन 10 से 15 साल देना चाहता हूँ, बाकी के गोल्स मैं किसी भी तरीके से निभा लूँगा, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैं 10 और 15 साल के एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट से इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वुड यू से यस? आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं 3-4 कंडीशन देता हूँ। अगर आपका सबका येस है आंसर, तो येस, अदरवाइज नो। कीपिंग इन माइंड द एक्सपेक्टेड क्रैश, द एक्सपेक्टेड सब कुछ साइकिल वाइकल सब कुछ मिला। आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल बाद ऐसा भी एक समय आएगा, rather अगले 7 साल में एक ऐसा भी समय आएगा जहां पे आपके SIP के रिटर्न्स आपके FD के रिटर्न से कम होंगे, शायद नेगेटिव भी हो जाए। 7 साल में से एक बार ऐसा समय आएगा, उसके लिए आप रेडी हो, और उस समय आप अपने SIP को डबल डाउन करने के लिए रेडी हो। थर्ड, आपका गोल क्लियर है। अगर आपका 20 साल का गोल है, 2 साल में आप नहीं बोलोगे कि यार मेरा 20 साल का गोल अब 2 साल का हो गया, आप 20 साल के लिए रेडी हो, तो हाँ, आंखें बंद करके करो, बहुत पैसा बनेगा। पैसा इतना बनेगा कि ये ना, इंडिया जिस तरीके से आज ग्रो कर रहा है, इंडिया की आज एवरेज एज है 27-28, और जो यूथ होता है वो खर्चा करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास फोन जो भी होगा, आपके घर में जो बच्चा होगा उससे सस्ता ही होगा। आपका बच्चा महंगा फोन यूज करता है। आप जब गोल बनाने जाते हो, आप क्या गोल बनाते हो? बच्चे की शादी, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे के लिए गाड़ी, क्योंकि बच्चे कह रही है कि भैया मेरे को रूफ टॉप चाहिए, बिल्कुल एकदम ओपन होना वाला चाहिए। आपको घर लेना है, वेकेशन पे जाते हो तो बच्चे की सबसे बड़ी इच्छा होती है भैया समर आ गया, विंटर आ गया, वेकेशन पे जाओ, तो आपके खर्चे सबसे ज्यादा बच्चों के अराउंड होते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। जब इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो खर्चा बहुत करते हैं, तो किसी का खर्चा किसी की इनकम, तो ये बेसिक थ्योरी, बेसिक मैथ से कहती है कि इंडिया में खर्चा बहुत होने वाला है, तो इंडिया तो ग्रो करेगा। ये एक समुंदर है, एक नदी है, जो पैसों की नदी बह रही है। आप अपने हिसाब से कुछ पानी निकाल देता है, कोई मटका निकाल देता है, कोई एक कप लेके निकाल देता है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। बट जिसको जितना चाहिए उतना मिलेगा, बट आपको कन्विक्शन होना चाहिए, और कन्विक्शन आज नहीं होना चाहिए, आज सबको है। चढ़ते हुए मार्केट को वो कहते हैं ना कि चढ़ती हुई चीज को सबको कन्विक्शन होता है, बट जब वो बन रही होती है, जब बुरी समय आता है, उस समय क्या आपको कन्विक्शन है क्या? वो बने हुए शाहरुख खान सबको पसंद है, बनता हुआ शाहरुख खान क्या आपको पसंद था क्या? अमेजिंग नहीं था। तो अभी तो बना हुआ मार्केट है, जब ये टूटेगा किसी दिन, उसके बाद वापस बनेगा, तो क्या उसमें आपको कन्विक्शन है क्या? है तो हाँ, ना तो ना। वाह। उसी नोट पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आपसे इतना प्रभावित हुआ था, और अब आपसे मिलकर मैं और भी ज्यादा प्रभावित और मोटिवेशनल जो आपका ऑरा है उसे मैंने पकड़ लिया है। थैंक यू, थैंक यू अनंत। एंड आई नो कि आप एविड क्रिकेटर हो, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हो, काफी लीग्स में भी सर, मैं टीटी बैटर खेलता हूँ। हाँ जी, टीटी बैटर खेलता हूँ सर, मैं टीटी नेशनल प्लेयर हूँ। यार टीटी ना, हाँ यार मैं भी टीटी काफी ठीक ठाक खेल लेता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन टेनिस में उससे लॉन टेनिस बेटर खेल लेता हूँ। एक दिन खेल लेता है, मेरी बिल्डिंग में है एक 100% डन सर। और कोटा बुलाइएगा। आइए सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड आपके तो फैमिली भी वहां से कनेक्टेड है, तो आपको और मजा आएगा सर। I would love to come and meet your entire family. 100% लेकिन सर। एक चीज है जो मेरे पास, हाँ जी सर, जो आपके लिए है। अरे काफी आज हम ये पॉडकास्ट जो है इनके बहुत ही लंबे दिन के बाद शूट कर रहे हैं। सर आपसे शॉर्ट ही था दिन, आई एम वेरी श्योर। आपका I want to बैक टू बैक शूट्स थे, so I want to say thank you. बताओ I wish sir. a lot more people get to meet him. But here's the thing. It is such a privilege to meet people like you who
who have so much amazing knowledge, who have so much dignity in what you do. So thank you very, very much, Anand. थैंक यहाँ यू पर आकर मीन्स अ लॉट टू मी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मजा आ गया. आई होप हम लोग मिलते रहेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट एंड थैंक यू गाइस. अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट डालो, कोई क्वेरीज है तो डालो, मैं भी यहाँ पे इंटरेक्ट करूंगा आपसे. आ जाओ सब कमेंट्स में मिलते हैं. देखा आनंद भाई ने कह दिया थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द विशाल आर. थैंक यू एंड आई थिंक कि आई फाउंड अ न्यू फ्रेंड. 100% yeah. See you. Super. Good.